T20 वर्ल्ड कप के नेपाल वर्सेस नीदरलैंड मुकाबले की अगर बात की जाए, बारी है उस मुकाबले के बारे में बात करने की। जी हाँ, काफ़ी देर रात वो गेम कहीं न कहीं कंप्लीट हुआ और बहुत सुबह-सुबह आपके सामने हम ये एनालाइज़ प्रेज़ेंट कर रहे हैं। पूरा मैच कहीं न कहीं रात भर देखने के बाद अब आपके सामने हम एनालाइज़ लेके उसकी पूरी हाज़िर है। सबसे पहले इस गेम की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस गेम में बात करने के लिए और 3 सबसे बड़े जो वजह है वो 3 जो वजह रही है जो नेपाल इस गेम को यहाँ पर हारा है और 3 नीदरलैंड्स के लिए ये वजह भी रही है कि नीदरलैंड्स जो है यहाँ पर इस गेम में पहले मैच में जीत दर्ज करने में कहीं न कहीं कामयाब हुआ है। क्या वो रीज़न्स हैं? ज़रूर धीरे-धीरे इस एनालिसिस के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि आखिर इस मैच में क्या कुछ घटा है और किस-किस फ़ेज़ में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले इतना ज़रूर है कि गेम जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहा। देखने लायक अगर आप देखें पहले फ़ेज़ की बात करें, सेकंड फ़ेज़ की बात करें, मतलब दोनों इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो गेम कहीं न कहीं बहुत ही बेहतरीन रहा। लेकिन क्या-क्या चीज़ें गलतियाँ यहाँ पर निकल कर आई नेपाल की पर्सपेक्टिव से, क्या-क्या चीज़ें बेहतर नीदरलैंड की पर्सपेक्टिव से निकल कर आई, इस पे आप पूरी वीडियो में बात करने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह फेस बाय फेस से शुरुआत करते हैं कि फेस बाय फेस में आखिर ये लड़ाई हमें कहाँ और किस हद तक देखने को मिली। ज़रूर, 106 ओवर की बात करें नेपाल की तो 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया। वहीं नीदरलैंड ने 36 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नीदरलैंड के नाम रहा। दूसरे फेस की बात करें 7 से 15 ओवर की तो इस फेस में 46 रन बनाए नेपाल ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड्स ने 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस आप इसे स्प्लिट अगर आप कर दें, क्योंकि इस फेस में रन्स उस लिहाज से ज़रूर बने हैं पर विकेट्स भी नीदरलैंड ने गंवाए हैं। वहीं नेपाल का भी इतना अच्छा हाल था नहीं मिड फेस में, स्प्लिट आप इसे कर दें। 16 से 20 की बात करें इस डेथ फेस में तो यहाँ पर नेपाल ने 31 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर और वहीं नीदरलैंड ने 30 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर और ये फेस नीदरलैंड अपने नाम करके गया। वहीं पर नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई 19.2 ओवरों में पहले। और वहीं पर 33 डॉट बॉल भी नेपाल ने खेले अपनी इनिंग के दौरान। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप फेस बाय फेस में देखेंगे तो जो लास्ट फेस था वो भी कहीं न कहीं नीदरलैंड ने बहुत ही आराम से अच्छे से यहाँ पर जीता और जो पहला फेस रहा वहाँ पर भी उन्होंने रन्स की भी लीड बनाई और साथ-साथ में एक विकेट भी उन्होंने पावर प्ले में कम गँवाया इन कंपेयर टू नेपाल। तो इन 2 फेसेस पे ख़ास करके नीदरलैंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी टीम के लिए। और वहीं पर एक सबसे सबसे पहले यहाँ पे जो चूक यहाँ पर नेपाल से हुई है वो है कि वो 4 गेंदें जो हैं उसे कंप्लीट ना कर पाए। ये चीज़ें होती हैं कि जब आप लो स्कोरिंग गेम्स में जब आप मैच को फँसाने की कोशिश करते हैं, तो उन 4 गेंदों में क्या पता उन 4 गेंदों में किसी 2 गेंदों में 6 आ जाता। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर 12 रन जोड़ के चलिए और क्या पता उन गेंदों में 8 रन आते, 10 रन आते, 12 रन आते, क्या पता 2 रन आते। लेकिन कम से कम वो 4 गेंदें पूरी होती तो हमें पता चलता है कि उन 4 गेंदों में आखिर रन कितना आया। तो वो 4 गेंदें छोड़ना वो भी एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं टीम को देखा उसका लॉस हुआ। ओमान वाले मैच जी हाँ, वहाँ पर ओमान देखा के लिए। ओमान के लिए ओमान ने 2 गेंदें छोड़ी और कितना उनको नुकसान हुआ। क्या पता उन गेंदों में बिल्कुल, बना जी हाँ। पाते, वो उनको काम आता। तो क्या पता 4 गेंदों में से 2 गेंदें बाउंड्री पार हो जाती। ज़रूर। ये सोचने वाली बात है। तो किसी भी सूरत में वो 4 गेंदें नहीं मिस आउट करनी चाहिए थी। क्या पता कब कौन-सी बॉल हिट हो जाए। टी20 क्रिकेट है, वो बॉलर भी बल्ला घुमाते हैं तो चली जाती है और जो बैट्समैन्स हैं खास करके उन्हें मेक श्योर करना चाहिए था कि ये पूरे 20 ओवर हम यहाँ पर कंप्लीट करें। खैर, अब बैटिंग यूनिट की तरफ चलते हैं। 3 बड़े रीज़न्स में जो सबसे बड़ा रीज़न सबसे जो पहला रीज़न निकल कर यहाँ पर आता है और वो यहाँ पर निकल कर आया, जो हमने मैच प्रीव्यू में हमारे चीज़ कही थी, वो है स्ट्राइक रोटेट ना कर पाना। और ये स्ट्राइक रोटेशन जो है नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द लगातार बनता जा रहा है। ये प्रीमियर कप में भी हमें देखने को मिला नॉकआउट गेम्स में और यहाँ पर भी इस मैच में भी हमें ये चीज़ फिर से नेपाल को तंग करती हुई नजर आए कि प्लेयर्स के अंदर वो स्ट्राइक रोटेट वाली जो एक आप कह सकते हैं क्वालिटी है वो उभर कर आ ही नहीं रही है। और इस मैच में भी हमें वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ज़्यादातर प्लेयर्स की अगर आप बात करेंगे कुशल गुरतेल स्कोरिंग वगैरह आप देख पा रहे हैं। रोहित पड़ाली है जिन्होंने कहीं ना कहीं 35 रन की कंट्रीब्यूशन देकर टीम को 100 पार यहाँ पर कराने में मदद की है। नीचे आकर करण और गुलशन थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन सबसे जो मेजर रीजन यहाँ पर रहा वो ये रहा कि स्ट्राइक रोटेट जो है प्लेयरों ने इस मैच में भी नहीं किया। ज्यादातर प्लेयर्स ने यही कोशिश की कि मैं स्ट्रोक खेलूं, मैं बाउंड्रीज के वो लिए स्ट्रोक प्ले के लिए बिल्कुल सही आप आगे बढ़ो। नहीं, ज़रूर वो स्ट्रोक प्ले के लिए गए हैं। हम अमूमन देखते हैं ये चीज़ कि नेपाल के जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्रोक प्ले पर बहुत बिलीव करते हैं बजाय स्ट्राइक रोटेशन में। तो ये बहुत बड़ी वजह एक नज़र आई है। आप देखें आसिफ, कुशल, उसके बाद कुशल मल्ला भी, अनिल शाह भी वो स्वीप मारने के लिए जा रहे थे
ऊपर खड़ी हो गई और डीप स्क्वायर जी लाइन। हाँ। खैर, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन पे कम ध्यान रहता है, ये बहुत पहले से हम ये कहते आए हैं ये बात बार-बार और स्ट्रोक प्ले पर ज़्यादा ध्यान। बिल्कुल, और उसी का एक बहुत बड़ा खामियाजा टीम को आज फिर से भुगतना पड़ा और यही चीज़ भुगतनी पड़ी थी प्रीमियर कप के नॉकआउट गेम्स में भी। ये टीम बार-बार मिस आउट कर रही है। वन बॉल बैटल जो हमने पहले भी कहा था, ये चीज़ें कही तो जाती हैं, लेकिन वो जब इस तरह के मैचेज़ होते हैं, तो वो हमें दिखती भी नज़र नहीं बिल्कुल, आती बिल्कुल। और बैट्समैन के अप्रोच में वो नज़र नहीं आता। कहीं से भी नहीं। आप बताइए कुशल मल्ला को उस शॉट की ज़रूरत थी उस वक़्त, फिर से कुशल मल्ला वही चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बताइए इतने बड़े स्टेज पर आकर इतने सारे मैचेज़ में आप गलतियाँ कर उससे भी अगर आप नहीं सीखे, तो बिल्कुल, कब सीखेंगे? इस तरह के इवेंट्स पर गुंजाइश नहीं होती कि आपने कैसा खेला, क्या खेला, आपको यहाँ पे जीतना होता है और साथ-साथ में सामने तो एसोसिएट टीम, बिल्कुल, सामने वही टीम है बिल्कुल, जिनके खिलाफ आप बिल्कुल। अभी कितना खेल कर आए हैं और कितना खेलते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चूक है। स्ट्राइक रोटेशन बैट्समैन करने में नाकामयाब रहे, जिसका खामियाजा 30 से 35 रन या फिर 40 रन तक नेपाल को यहाँ पर भुगतना पड़ा। अगर स्ट्राइक रोटेशन बेहतर कर पाते तो और बेहतर होता। और देखिए आप अनिल शाह और रोहित के बीच में एक पार्टनरशिप जम रही थी बीच में वहाँ पे, शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी स्ट्रोक प्ले की कोशिश की, तो वो बैट के स्विच बिल्कुल। मारने के लिए गए और वो बॉल वो खड़ी हो गई और सीधा वहाँ पर डीप में जो है उसे वो कैच थमा बैठे। ये 3 गलतियों में सबसे बड़ी गलती रही है नेपाल की। प्लेयर्स जो है वो अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे। 61 रन नेदरलैंड्स ने चेस करते हुए दौड़ के लिए, देख लीजिए, आप बताइए। 61 रन, आधे से ज्यादा आधे से रन ज्यादा। उन्होंने दौड़ कर लिए। देखिए उन्होंने किस तरह से समझा कि सिंगल्स डबल्स से हमें काम निकल सकता है और उन्होंने उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया। देखिए आधे से ज्यादा रन उन्होंने दौड़ भाग कर बनाया, बहुत बाउंड्रीज पर बिल्कुल नहीं रखा। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उन्होंने किस तरह से स्ट्राइक रोटेशन की अहमियत समझी। लेकिन नेपाल के बैट्समैन ये इतने बड़े इवेंट पर आकर अभी भी वही गलती कर रहे हैं कि नहीं हम स्ट्रोक प्ले पे ही जाएंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे। उसके बाद है बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। अब नेदरलैंड्स के आउटस्टैंडिंग काम किया है यहाँ पर। पेसर्स हो, स्पिनर्स हो, कप्तानी हो, फील्डिंग प्लेसमेंट्स हो, कमाल का काम किया है यहाँ पर। स्कॉट एडवर्ड्स एज अ कैप्टन की तारीफ करनी होगी और साथ में नेदरलैंड्स के सारे बॉलर्स की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। जरूर समझाने की कोशिश करें किस तरह से 106 में बांधने में वो कामयाब हुई नेपाल। बिल्कुल, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग रही है यहाँ और टिम प्रिंजल को यहाँ पर अब कहें कि हमें उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर पहले क्रेडिट देना। आर्यन दत्त से टिम प्रिंजल जो कि आ रहे थे, इतना खेले नहीं है, कुछ प्रो सीरीज उन्होंने खेले थे, कुछ मैचेस वहां से आए और फिर डायरेक्टली यहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। पहला प्रेफरेंस जो दिया गया उन्हें ओवर टू आर्यन दत्त, ये कहने की कोशिश यहाँ मैं कर रहा हूँ कि जो प्रेफर उन्हें दिया गया है टिम प्रिंजल को, और ये हमने कहा भी था अपने मैच में। आप बार ये कह रहे थे टिम प्रिंजल से सावधान रहिएगा। बिल्कुल, में आपने ये चीजें उठाई थी। जरूर 2022 में इसकी एक झलक देखने को मिली थी, वहीं से ये उठे थे, नजर में आए थे। खैर, लेकिन उसके बाद जो ये कप्तानी यहाँ से शुरू हुई कि टिम प्रिंजल को लेना, विवेन किंगमा से लगातार 4 ओवर डलवाना, बहुत अच्छा तरीका था कि नई बॉल से ही उन्हें, नई बॉल तो खैर इतनी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी नई बॉल के साथ साथ उन्हें निकाल देना। 4 ओवर उनके 7 ओवर के अंदर उनके 4 ओवर हो भी गए थे, 23 रन उन्होंने भी दिए। टिम प्रिंजल ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, 3 विकेट उन्होंने निकाले। लोगान वैन बीक जिस तरीके से पैरों को टारगेट कर रहे थे वो बहुत कमाल का था। पॉल वैन मैकरन जिनके बॉलिंग फिगर 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट है, उन्होंने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। टेस्ट लाइन को पकड़ के चले हैं जो पेसर्स हैं, वो टेस्ट लाइन जो बॉलिंग होती है चौथे स्टंप पर, गुड लेंथ पर, बेहतरीन तरीके से उस लेंथ को पकड़कर चले, चाहे बेस डी लीड हो, पॉल वैन मैकरन हो या लोगान वैन बीक। बिल्कुल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बॉलिंग जो है वो रही है, काफी शानदार रही है। अब यहाँ पर नेदरलैंड्स की चेस की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा जो नेपाल की बैटिंग के वक्त हम भूल गए। जो 3 गलतियों की हम बात करते उसमें एक दूसरी गलती जो रही थी वो रही थी एक गलती के रूप में, वो था बैटिंग ऑर्डर के साथ फिर से वही अननेसेसरी यहाँ पर छेड़खानी करते हुए नजर आ रहा। एंड क्योंकि वहां पर हम देखें जिस जगह पर सोमपाल कामी से ऊपर गुलशन झा को यहाँ भेजना चाहिए था, लेकिन गुलशन झा को टीम ने भेजा बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नीचे और सोमपाल को भेजा पार्टनरशिप बिल्डर के तौर पर। लेकिन वो ये क्यों भूल गए कि गुलशन झा भी वो रोल अच्छे खासा प्ले कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत कहीं ना कहीं जल्दबाजी की और जिस जगह पर पार्टनरशिप की जरूरत थी उस जगह पर कुशल मल्ला को थोड़ा नीचे कर गुलशन झा को वहां पर भेजा जा सकता था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां कहीं ना कहीं हुई है कि बैटिंग ऑर्डर के साथ अननेसेसरी छेड़खानी जो की गई एक आध जगह पर, वो भी
कहीं ना कहीं टीम को कहीं ना कहीं ले डूबा है। शायद हम इस स्कोर को 135-140 तक देख पाते हैं। पार्टनरशिप बिल्डअप के कारण सोमपाल को सोचा कि हम ऊपर भेजे, लेकिन वो काम गुलशन भी कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें ट्रस्ट यहाँ पर दिखाना चाहिए था। और कुशल मल्ला को जैसे आप जानते ही हैं कि वो पार्टनरशिप बिल्डअप बिल्कुल भी नहीं, अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाया। इस लिहाज में उसने एक ही तरह का क्रिकेट खेलने के बारे में सोचते हैं कि मैं आऊंगा, उसने हर बॉल पर उड़ा दूंगा, बॉलर कौन सा है, क्या है, बॉल कैसी आ रही है, कितनी स्विंग हो रही है, क्या लेंथ है, कोई कुछ सोचते ही नहीं है। और ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसा नहीं क्या है बस चलाते चले गए, और ये बार बार साबित हो रहा है। तो आप कुशल मल्ला को उस जिस वक्त कुशल मल्ला आए थे उस वक्त पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप वाले प्लेयर की जरूरत थी। वहां पर आप गुलशन को ऐड ऑन लेकर आते तो और ज्यादा बेहतर रहता, बजाय कुशल मल्ला के, और थोड़ा सा नीचे या यहाँ पर जा सकता था। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चूक हुई है कि बैटिंग ऑर्डर में भी फिर से अननेसेसरी छेड़छाड़ करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एक और रीजन है, आगे जब बात करेंगे। एंड नीदरलैंड्स के चेस की तरफ अब चलते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर चेस की अगर बात की जाए तो ये दिक्कत खुलकर सामने यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। जो मैच में हम चीजें उठा रहे थे कि लेविट अगर जल्दी आउट हो गए तो ये मैच फंसेगा, और ये मैच फंसता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी मैक्सवेल आउट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक काम कंपोज्ड इनिंग ने इस मैच को निकाल दिया। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए स्ट्रगल तो बहुत है यहाँ, इस बैटिंग कार्ड में भी नीदरलैंड्स की काफी स्ट्रगल दिख रहा है। सुपर 8 को क्रैक करने के लिए यहाँ बहुत मेहनत करनी है। इस बैटिंग लाइनअप से सुपर 8 क्रैक हो जाए ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यूएसए में किस तरीके के मैचेस हो रहे हैं। आप देखें श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच उठाकर देखिए, वेस्ट इंडीज क्या लो स्कोर में भी फंस जा रहा है मैच, क्या 78-80 रन पर भी पता नहीं कौन से मैच हो रहे हैं। यहाँ पर 109 में अजीब मैच हो रहे हैं, तो 106 में क्या लड़ रहे हैं। तो बैटिंग को अपने स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यहाँ बॉलिंग फेवर कर रही है, तो बॉलिंग पर आपको जोर देना नहीं है, वो आप थोड़ा सा यहाँ गलती की गुंजाइश थोड़ी सी हो सकती है बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में आपको टॉप नॉच करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टफ कंडीशन हो रहे हैं बल्लेबाजों के लिए, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है बल्लेबाजों के लिए। तो यहाँ बैटिंग को उठाना होगा, उसको रेस करना होगा थोड़ा बार। बॉलिंग में शायद आप एक आध ओवर के लिए थोड़ा सा अपने आप को ढीला कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग से आई एम सॉरी ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नीदरलैंड जैसे कप्तान ने कहा हम सुपर 8 के लिए इस टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्म कंटिन्यू रखना चाहेंगे, लेकिन ऐसा परफॉर्म रखना चाहेंगे तो इससे आप सुपर 8 नहीं क्रैक कर पाएंगे, ये जरूर है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट को आप गौर करिए, उससे आप समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है। किसी का 33 का है, किसी का 70 का है, किसी का 90 का है। ये स्ट्राइक रेट चल रहा है जब बल्लेबाज बल्लेबाजी कर। बिल्कुल, और यही चीज कहने के मैच में मैंने उठाई थी कि अगर लेविट का विकेट जल्दी यहाँ पर निकल जाता है न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत शेल में नजर आती है टीम। बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी स्कोर बनेगा या नहीं, पता नहीं 1 का 2, 2 का 4 कब हो जाएगा। और वही हमें कल भी देखने को मिला है, वो एक कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। आप सोचिए 106 रन थे तो वो जैसे वहां पर पहुंचे, और फिर आगे और बात करेंगे कि कैसे किस तरह से पहुंच गए। लेकिन फिर भी 106 पे ये हाल हुआ, अगर 130-140 होता तो शायद हमें ये मैच हारते हुए नजर आते। कहीं ना कहीं ये है, तो ये स्ट्रगल बहुत क्रूशियल रहता है। के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक चीज जरूर है, सारे स्ट्रगलों के बीच में वो सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर ठीक बन जाते हैं। चाहे आप हालिया सीरीज को भी उठाकर देख लें, हालिया फॉर्म देखें। मैक्सवेल आउट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलिए हाँ, उनका जीवनदान जरूर मिला, कैच भी छोड़ा गया उनका। इस इनिंग को आप कैसे देखते हैं? शायद इससे उन्हें काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो मैच जिताने में कामयाब रहे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लगातार आपके सामने कहते रहते हैं और क्रिकेट ये कहता है, इस तरह की इवेंट्स पर आकर कोई मैटर नहीं करता। आपने टक्कर दी है, आप अच्छा खेले, आप लड़े, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से काम नहीं होता। आप कोई नई टीम युगांडा करती, कनाडा करती, जो पहली बार खेल रही तो समझ में आता है। जो दूसरी बार या तीसरी बार खेलते, जो बहुत खेलते हैं, ओडिया स्टेटस की टीम्स हैं, उनके लिए सब फालतू की बातें हैं कि हम टाइम में टक्कर दी, हमने कोशिश की है कि जी नहीं। आप इवेंट्स पर सिर्फ और सिर्फ जीत की बात करिए। यहाँ पर वो टक्कर की बात नहीं होती, क्योंकि आप जितना क्रिकेट खेलते हैं उतना बहुत सारी टीमें तो खेलती नहीं है। एस्टेट्स में हम कह रहे हैं कि आप ओडिया स्टेटस की टीम्स हैं, तो इनिंग उनकी रही है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप वाली इनिंग है। उन्होंने एक छोर इतना मेक श्योर किया कि वो अपना एक छोर लगातार तो है। उनकी 3 कैचेस छूटी है। सबसे पहले अगर देखिए अविनाश नहीं माफ कीजिएगा आसिफ विक्रमजीत सिंह की 2 कैचेस छूटी है। एक अविनाश बॉलर ने छोड़ी और एक सोमपाल का ने छोड़ी थी बाउंड्री के आसपास। हालांकि इतना ज्यादा महंगा वो साबित नहीं हुआ, उसके एक दो रन की बात दीपक सिंह ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन मैक्सवेल आउट की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल कैच छूटी जब रोहित पड़ाई का कैच हुआ।
बाउंड्री पर। वो जैसे हमने लगातार कहा, कोई कितना भी कह ले, प्रेशर जो है वो क्लियर इस तरह के मैचेस में रहता है। वो प्रेशर भी मैक्स आउट में देखने को मिला और वो हमें नेपाल की फील्डिंग में भी देखने को मिला। लेकिन मैक्स आउट की इनिंग की जहां तक बात है, एक छोर उन्होंने संभाल के रखा और वो कैच, जैसे हमने लगातार कहते हैं, कैच ड्रॉप जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है। वो मैक्स आउट की उसमें कोई गलती नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वो नेपाल की फील्डर्स का इधर है कि उन्होंने वो कैचेस दिए और उनको मौका दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो मैच को डीप तक लेकर गए। इस तरह के मैचेस में जो हम अमूमन लगातार कहते हैं, एक होना चाहिए। जी हाँ, एक प्लेयर ऐसा होना ही चाहिए डीप। जी हाँ, अगर आप डीप तक मैच को लेकर गए तो फिर आप जीत जाते, वो बैटिंग टीम की हर हाल में होनी है, और वही उन्होंने किया। मैच को डीप तक ले गए और रन स्क्वाड रिकॉर्ड चलने दिया। वो लास्ट ओवर में जब अविनाश के रन आए वो आ नहीं थे, कोई भी वो अटैक उसमें करने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब 13 पे 12 चाहिए, अब वक्त 12 पे 13 चाहिए, अब वक्त आ गया है, मुझे अब अटैक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि उनका एक सबसे जमा हुआ प्लेयर ऊपर से आ रहा था, जिन्होंने लगभग सारे बॉलर्स को खेला था। सागर को उन्होंने खेला, सोमपाल को खेला, करण को खेला, अविनाश को खेला, जितने बॉल्स को लगाया गया उन सबको खेला हुआ था। वो एक उनके भी प्लस पॉइंट में यहाँ पर काम उनकी इनिंग में जरूर आया है। और उसके बाद उनके साथ साथ जो छोटे बहुत कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आते चले गए, विक्रमजीत सिंह और एलजे ब्रैच ने भी थोड़ा दिया, और बिल्कुल, तो ये सारे कंट्रीब्यूशन की बदौलत जो नीदरलैंड्स वहां पर पहुंचा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उस तीसरे रीजन की जो सबसे बड़ा हार का कारण बना नेपाल के, वो है प्रेशर में आकर फील्डिंग खराब। बहुत ये फील्डिंग वाला मुद्दा भी डेल क्रिकेट ने कब से उठा रहा है, और इसी क्रिकेट कप में भी देखने को मिला है। फील्डिंग पे जो है बिल्कुल भी टीम के काम होता हुआ हमें नजर नहीं आता। एक आध इंस्टेंस में आप कहेंगे जब फील्डिंग की तारीफ होती है, खासकर जब दीपेंद्र उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नेचुरल फील्डर है, लेकिन उसके अलावा हमें फील्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती है। और इस तरह के इवेंट्स में जब एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो फील्डिंग और ज्यादा एक्सप्लोसिव नजर आती है। आप देखिए, अविनाश बोरा ने कैच छोड़ा, मेरे ख्याल से आसिफ शेख ने विकेट कीपिंग में कैच छोड़ा था, सोमपाल कामी ने कैच छोड़ा, रोहित पटेल ने तो आप समझिए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया मैक्सवेल आउट का, जहां पर वो और छोड़ा भी किसका, मैक्सवेल आउट। क्योंकि अगर यकीन मानिए, जब 19 ओवर लेकर आया अविनाश और 12 रन करीब चाहिए थे, वहां अगर कोई नया बैट्समैन होता वो फंसता, बिल्कुल फंसता। वो मैक्सवेल आउट थे, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं पहले कहा कि वो बॉलर्स को रीड ऑलरेडी कर चुके थे कि कौन किस लेंथ पर डालने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत आसानी से वो 12 रन क्लियर कर दी। लेकिन वहीं पर अगर कोई उन्होंने समझा दिया इससे पहले कि अब क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना। मैक्सवेल आउट नहीं मारे, फिर उन्होंने सिंगल लिया, फिर बेस्ट लीड आया, उन्होंने फॉर्मली बस मैच खत्म कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि मेन जो दो बाउंड्रीज मारे, बिल्कुल छक्का मारा था 19 ओवर में, वो मैक्सवेल आउट का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर नया कोई बैट्समैन होता या बेस्ट लीड वहां पर फंसते, वो बहुत जबरदस्त तरीके से फंसते, क्योंकि मैक्सवेल आउट थे, बहुत देर से इनिंग को बिल्डअप कर रहे थे, वो समझ रहे थे बॉल किसकी कितनी लेंथ पर आ रही है, मैं कहां मार सकता हूं, स्पीड क्या आ रही है बॉलर्स की, वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो उन्होंने डीप में जाने का फायदा को मिला। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी गलती रही नेपाल की, वो थी उनकी फील्डिंग ने बहुत बड़ा लेट डाउन किया है। विक्रमजीत सिंह के कैचेस का इतना नुकसान भले ना उठाना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं कहेंगे कि फील्डिंग खराब है। फील्डिंग खराब हुई है। अविनाश ने कैच छोड़ा, सोमपाल ने कैच छोड़ा, आसिफ ने कैच छोड़ा, और रोहित ने तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैच यहाँ पर छोड़ दिया मैक्सवेल आउट का। उस वहां से चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। तो यहाँ पर बॉलर्स की अगर बात करें, अब चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में नेपाल के बहुत कोशिश की। जी हाँ, बहुत ये फिगर्स आपको बता रहे होंगे, बॉलिंग फिगर, जहां पर बॉलर्स ने बहुत कोशिश की। सिर्फ 106 रन पर उन्होंने अपना पूरी जी जान लगाई, चाहे सोमपाल हो, करण हो, सागर हो, अविनाश हो, सबने बहुत कोशिश की है, जबरदस्त बॉलिंग कराने की कोशिश की है कि 106 रन पर भी हम रिजल्ट निकाल के दे। लेकिन नेपाल की फील्डिंग ने और जो बैट्समैन का पुअर शो रहा, उन्होंने आज लेट डाउन। बहुत सही कहा है आपने, और ये साफ दिखा भी है कि दो वजह रही है बहुत बड़ी, बैटिंग और फील्डिंग। ये इससे नेपाल हारा है और नीदरलैंड जीतने में कामयाब रहा है। अपने बहुत अच्छे सिंसियर क्रिकेट जो खेला, बॉलिंग से जिस तरीके से नीदरलैंड ने कमाल किया, स्मार्ट कैप्टेंसी फील्डिंग के दौरान हमें देखने को मिली, ये वजह रही है नीदरलैंड्स की। पर नेपाल की बॉलिंग ने बहुत कोशिश की है। आप सोमपाल को देखिए, 4 ओवर में 18 रन, 1 विकेट। अविनाश ने शुरू के 3 ओवर जो डाले वो बहुत कमाल के थे। सागर ढक्कल ने जिस तरीके की बॉलिंग रखी, लेंथ रखी, वो बहुत अच्छी थी। दीपेंद्र ने 2 ओवर में 6 रन दिए, 1 विकेट, उन्होंने भी बहुत टाइट लाइन रखी है। पर रन फील्डर्स ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया नेपाल की बॉलिंग को। और बल्लेबाज तो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। स्कोर ये 135-140 के ऑड होता तो और बेहतर होता, और आसान हो जाती चीजें नेपाल की।
बिल्कुल, तो पूरे कंक्लूजन में अगर आप देखें तो निकल कर ये आता है कि जो 3 गलतियाँ नेपाल ने की हैं, वो रही हैं बैट्समैनों का फिर से स्ट्रोक प्ले पर जाना बिलीव करना बजाय स्ट्राइक रोटेशन के, और दूसरी गलती बैटिंग ऑर्डर को जो चेंज करना, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डेंट किया है, जो स्कोर में 30 से 40 रन की इज़ाफ़ा यहाँ पे हो सकता था। और तीसरा, बहुत ही पुअर फील्डिंग हमें इस तरीके के इतने बड़े इवेंट पर आकर देखने को मिली, क्योंकि ये 3 सबसे बड़े रीज़न रहे नेपाल की हार के। और स्मार्ट कैप्टेंसी, टॉप फील्डिंग प्लेसमेंट और बेहतरीन बॉलर्स का जो रोटेशन रहा और जो बिल्कुल। बॉलर्स का परफॉर्मेंस रहा, ये 3 बड़ी रीजन रही कि नीदरलैंड्स इस मैच में जीतने में कामयाब रहा और मैक्स आउट के काम है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेली चैनल के साथ। आप भी क्या राय कमेंट में आपको जरूर रखिए। और जहां तक बात है स्कॉटलैंड इंग्लैंड मैच की, तो वो एबेंडन हो गया था बारिश की वजह जी से, हाँ। बहुत ज्यादा ना उसमें ऑन ऑफ हुआ, लेकिन एट द एंड वो कॉल्ड ऑफ हो गया, लेकिन पॉइंट शेयर। फिलहाल इस वीडियो में